हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 7 पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट का हम सेक्शन ए पूरा कर चुके हैं। जिस किसी ने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले उन्हें कंप्लीट देख लें। ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन बी में ये भी सेक्शन ए का ही पार्ट है, ये भी कंप्लीट हो गया है। और सेक्शन बी में हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग ये भी पढ़ लिया है। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव असेसमेंट भी देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं ये असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन को किसने दिया है? एंडरसन एल क्रैथहोल ने। अफेक्टिव डोमेन को किसने दिया है? क्रैथहोल ने। और साइकोमोटर डोमेन्स को किसने दिया है? आर.एच. दवे ने। इन साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे असेसमेंट जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? लर्नर का हो रहा है। किस और लर्नर की किस पार्ट का हो रहा है? उसके कॉग्निटिव पार्ट का, अफेक्टिव पार्ट का और साइकोमोटर डोमेन्स का। तो लर्निंग को 3 डिफरेंट डोमेन, इसको हम एरियाज भी बोल सकते हैं। जब आप वैल्यूड या एसेस करते हैं तो यही क्या होता है? असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है इसका कॉग्निटिव डोमेन। जब भी मैंने आपको बोला है कि कॉग्निटिव वर्ड आए तो आप इसको थिंकिंग से या नॉलेज से कनेक्ट करिए। अच्छा, कॉग्निटिव डोमेन में होगा क्या? ये चेक करता है कि स्टूडेंट कितना जानता है, कितना समझता है और कैसे अप्लाई और एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब मैंने आपको बताया था ना, किसी भी बड़े पार्ट को उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना, यही होता है एनालाइज करना। ठीक है ना। तो स्टूडेंट का दिमाग कितना काम कर रहा है, हमने बताया था ना, कॉग्निटिव आपकी थिंकिंग से, आपकी ब्रेन कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है ऐसे। तो इसमें अच्छा, इसमें असेसमेंट होगा कैसे? बच्चे की कॉग्निटिव डोमेन का असेसमेंट कैसे होगा? जब आप उससे रिटन एग्जाम ले लेंगे, एमसीक्यू पूछेंगे, शॉर्ट आंसर लिखवाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे, है ना। तो एक से एग्जाम्पल है कि टीचर पूछता है कि आप एक्सप्लेन करिए फोटोसिंथेसिस। अगर स्टूडेंट सही एक्सप्लेन करता है तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है? अचीव्ड हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि बच्चे की कॉग्निटिव लर्निंग हो चुकी है। अच्छा, इसको कॉग्निटिव डोमेन को असेस करने के लिए कुछ लेवल दिए हैं। सबसे पहले ब्लूम ने दिए थे और फिर ब्लूम की ही टैक्सोनॉमी को रिवाइज करके एंडरसन एंड क्रैथहोल ने न्यू दिया था। अच्छा, ब्लूम ने दिया था 1956 में, तो इसका पुराना हो चुका था। फिर 2001 में इन्होंने इसे रिवाइज कर दिया। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, जो चेंज किया है मैं वो बताता हूँ क्या चेंज किया है। अच्छा, और ये जो आप स्टेप देख रहे हो या लेवल देख रहे हो ना, ये लो टू हाई जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाओगे ना तो ये हाई होता जाएगा। तो लो जो है वो रिमेंबर वाला है ना, या नॉलेज। तो ये वाले जो हैं ये ब्लूम के हैं और ये किसके हैं? ये वाले, ये एंडरसन एंड क्रैथहोल के हैं। अच्छा, ब्लूम ने 1956 में सबसे लो पे क्या रखा था? नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। अच्छा, ये जो था ये नाउन फॉर्म में था, है ना। अभी मैं मतलब बताऊंगा कि नाउन फॉर्म का मतलब होता क्या है, क्यों बोलते हैं कि ये नाउन फॉर्म में था। और ये जो था ये वर्ब फॉर्म में है ना, ये लिखा है मैंने, ये वर्ब फॉर्म में है। अच्छा, वर्ब फॉर्म में क्या चेंज हुआ? नॉलेज की जगह आ गया रिमेंबर, कॉम्प्रीहेंशन की जगह आ गया अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंड लगभग एक ही मतलब होता है, बस इधर पे जब इन्होंने दिया ना वर्ब फॉर्म में तो इन्होंने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया सबके आगे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसी तरह अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इसके भी स्टेप आपको याद रखने हैं। एज इट इज़ यही स्टेप लगाने के लिए आ जाएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के स्टेप बताइए क्या क्या थी। ठीक है, उसी तरह इसका भी आ जाता है। तो इसका क्या है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूएट एंड क्रिएट। और इसका क्या है? नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये एज इट इज़ याद कर लेना है आपको। अब इसका मतलब समझते हैं। अच्छा, नाउन फॉर्म में जब ब्लूम ने दिया तो ये क्या करता था? ये बताता है कि स्टूडेंट किस लेवल पर है। नाउन फॉर्म जो है ना, ये स्टेप जो है हमें ये बताती थी कि स्टूडेंट किस लेवल पर है ना।
पर ये नहीं बताता था कि स्टूडेंट क्या करेगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट हैज़ नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये है ना नॉलेज, इसका ब्लूम का लो वाला जो लेवल है उसी का एग्जाम्पल दिया है। उसमें लिखा है कि स्टूडेंट हैज़ नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब स्टूडेंट को ज्ञान तो है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ उसका लेवल बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि वो एक्शन क्लियर नहीं है। आप ये थोड़ी ना कि वो फोटोसिंथेसिस में क्या लिखेगा जब आप उससे लिखवाओगे, ये नहीं बता रहा है। ये तो बता रहा है कि स्टूडेंट को नॉलेज है। तो ये क्या है, नाउन फॉर्म में है ना। नाउन फॉर्म में सिर्फ हमें लेवल पता चलता है उसका, वो क्या करेगा, क्या एक्शन होगा उसका, ये नहीं जानते हम। और वर्ब में हमें उसका एक्शन पता चल जाता है कि स्टूडेंट क्या करेगा। ये इंपॉर्टेंट है और यही फिर बाद में रिवाइज होके आया, एंडरसन एंड केराथॉल ने दिया। तो ब्लूम के भी स्टेप याद रखना है और एंडरसन एंड केराथॉल के भी देखो दोनों के स्टेप लगभग सेम है, बस एक ही चीज़ चेंज हुई है, ऊपर जो इवेल्यूएशन था वो तो इवेल्यूएट आ ही गया है यहाँ पर, और जो सिंथेसिस था उसका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। बस देखो लगभग सेम ही है, आप देखोगे। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं किसके, एंडरसन एंड केराथॉल के, जो 2001 में रिवाइज हुए थे। तो पहला था रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग का मतलब है याद रखना, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब आप फैक्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं ना, मेमोराइज कर लेते हैं रूट लर्निंग के थ्रू, तो फैक्ट्स को आपने याद कर लिया। एग्जाम्पल, स्टूडेंट से पूछा कि फोटोसिंथेसिस क्या है तो उसने डिफाइन कर दिया, ठीक है, और लिस्ट बना दी या रिकॉल करके उसको आपको सुना दिया, तो है ना। तो ये क्या है, रिमेंबरिंग पहला लेवल है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, यानी स्टूडेंट कितना समझता है। तो आपने मीनिंग समझाकर उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो स्टूडेंट अपने वर्ड्स में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करो, अगर वो एक्सप्लेन कर लेता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है ना। इसके कीवर्ड क्या है, एक्सप्लेन या समराइज करना, ये कीवर्ड भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि किस लेवल का है। तो पहला हो गया रिमेंबरिंग, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग, तीसरा हो गया अप्लाइंग। अप्लाइंग में क्या करेगा, वो प्रयोग करेगा, है ना, नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ करेगा। प्रोजेक्ट के थ्रू, प्रोजेक्ट में प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट करना, है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा, एनालाइजिंग करेगा यानी विश्लेषण करना, पार्ट्स में तोड़कर रिलेशन को समझेगा। अभी मैंने बताया ना कि एनालाइज करने का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को पार्ट्स में तोड़कर उसको समझना, ठीक है। फिर डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ फैक्टर्स कंपेयर करेगा, यही क्या है, एनालाइजिंग है। उसके बाद आता है एवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन करना। अच्छा, जब मूल्यांकन करोगे तो आप सही गलत का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, यानी आप उसे क्रिटिसाइज कर पाओ, जस्टिफाई कर पाओ, है ना। तो एवेल्युएटिंग में क्या करेगा, जजमेंट देगा, गुड या बैड भी दे सकता है, इफेक्टिव इनइफेक्टिव, ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट है और क्यों है, ये क्या करेगा, वो एवेल्युएट करेगा। उसके बाद क्रिएटिंग यानी निर्माण करेगा, तो नया आइडिया या प्रोडक्ट बनाएगा, अपना खुद का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेगा। तो डिज़ाइन एंड क्रिएट काय में आएगा, क्रिएटिंग। तो ये था कॉग्निटिव डोमेन, जिसे पहले ब्लूम ने दिया था और बाद में रिवाइज होकर एंडरसन एंड केराथॉल ने। इन दोनों के स्टेप को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ, अच्छा कॉग्निटिव डोमेन का असेसमेंट हो चुका है, अब करेंगे हम उसके अफेक्टिव डोमेन का, बच्चा की फीलिंग क्या है, बच्चे का किसी चीज़ को लेके एटीट्यूड क्या है ना। तो अफेक्टिव डोमेन क्या बताता है, फीलिंग, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना, हमारे मूल्य क्या हैं। तो इसको दिया किसने है, ये डेविड केराथॉल पे बेस्ड है ना। और मीनिंग क्या है इसका, ये चेक करता है कि स्टूडेंट किस चीज़ को वैल्यू करता है, उसका एटीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर वैल्यूज़ डेवलप हुई या नहीं, ये हमें ये बताएगा जब आप असेसमेंट करेंगे बच्चे का कि स्टूडेंट का दिल और एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके क्या वो समझता है। तो असेसमेंट कैसा होता है इसका, अच्छा किसी का आपको एटीट्यूड जानना है किसी चीज़ को लेके, तो आप दूर से उसको ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, तो यही उसका क्या है, अफेक्टिव डोमेन है। तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो टीचर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसका इंटरव्यू लेता है, उससे क्वेश्चनायर फिल कराता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं, तो अगर करता है तो आप क्या करोगे, उसका इफेक्टिव लर्निंग अचीव हो चुकी है ना। आप दूर से देखोगे कि बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में केयर कर रहा है यानी पौधों को पानी दे रहा है या नहीं, यानी कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है, तो उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, तो आप जानोगे कि उसकी इफेक्टिव लर्निंग अचीव हो चुकी है। तो अच्छा, अफेक्टिव डोमेन के लिए भी लेवल दिए होते हैं, किसने दिए हैं, डेविड केराथॉल ने। इसके लिए क्या लेवल है, पहला है रिसीविंग, ठीक है ना। रिसीविंग का मतलब है ध्यान देना, स्टूडेंट क्या करेगा, पहले अटेंशन देता है, फिर
रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया देना, यानी एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल देखते आइए, देखिए एग्जाम्पल है इसका, क्लास में डिस्कशन में आंसर देना, तो ये क्या है, रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, रिस्पॉन्ड करेगा। पहले तो वो रिसीव कर लेगा यानी टीचर की बात को ध्यान से सुन लेगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, क्लास में डिस्कशन में आंसर देगा। अच्छा, वैल्यूइंग करता है या नहीं, मतलब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है या नहीं। एग्जाम्पल एनवायरनमेंट, जो प्रोटेक्शन को सीरियसली लेता है या नहीं, है ना। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, स्टडी वर्सेस एंटरटेनमेंट, इन दोनों में अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना, है ना। तो अपनी जब प्रायोरिटी सेट करते हो तो आप क्या करते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्ड करना, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइज करना, और लास्ट में कैरेक्टराइजेशन यानी व्यक्तित्व में लाना। वैल्यू जब परमानेंट बिहेवियर बन जाती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा कैरेक्टर बन जाता है। जैसे कि हमेशा ऑनेस्टी फॉलो करेंगे तो अब लोग हमारे कैरेक्टर को जानने लगेंगे कि हम ईमानदार हैं। हमारी जो छवि बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, हमेशा एक ऑनेस्ट पर्सन की बन जाएगी। तो जब आपको अफेक्टिव डोमेन चेक करना है बच्चे का कि वो कितना दिल से और एटीट्यूड से किसी चीज़ को लेके कैसा है, तो आप क्या करोगे, उसका अफेक्टिव डोमेन को एसेस करोगे। कैसे करोगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और ये सब क्या है, उसके लेवल हैं। सबसे पहले आप इन लेवल पर काम करोगे तो आप उसका अफेक्टिव डोमेन चेक कर लोगे। इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, लास्ट है ये। इसमें क्या देखोगे आप, उसकी स्किल्स, फिजिकल एक्शन देखोगे। ये किस पे बेस्ड है, ये RH दवे ने दिया था। इसका मीनिंग क्या है, ये चेक करता है कि स्टूडेंट कोई स्किल परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। आपने उसे सिखा तो दिया है, वो प्रैक्टिकली वो चीज़ कर पा रहा है या नहीं, उसकी बॉडी कोऑर्डिनेशन और प्रैक्टिस लेवल क्या है। तो स्टूडेंट हाथ से क्या कर पा रहा है, मतलब उसका स्किल लेवल जो है। आपने उसे कंप्यूटर बेसिकली सिखा तो दिया है लेकिन वो सीख नहीं, मतलब जब आपने उससे करने के लिए दिया तो वो नहीं कर पाया अगर, तो आप उसका साइकोमोटर डोमेन अचीव नहीं होगा। तो इसमें असेसमेंट कैसे होगा, आप प्रैक्टिकल एग्जाम लोगे, लैब वर्क कराओगे, परफॉर्मेंस टेस्ट लोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करवाओगे बच्चों से। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि स्टूडेंट को माइक्रोस्कोप यूज़ करना सिखाया हमने, ठीक है, और फिर जब उससे कहा कि आप करिए, तो अगर वो यूज़ कर पा रहा है या नहीं, अगर करेक्टली यूज़ कर पा रहा है तो आपका साइकोमोटर लर्निंग अचीव हो जाती है। तो इसके लिए भी लेवल है ना, जैसे कि उन दोनों के लिए लेवल थे, कॉग्निटिव अफेक्टिव के लिए RH दवे ने क्या लेवल बताएं कि बच्चे का आपको जब असेसमेंट करना हो साइकोमोटर का, तो सबसे पहले आप देखिए कि इमिटेशन का मतलब है अनुकरण यानी नकल करना। अगर टीचर जैसे ड्राइंग बना रहा है ना, तो बच्चा भी अगर ड्राइंग बनाता जाए उसी तरह, तो इमिटेशन, सबसे पहले वो कॉपी करेगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करेगा, मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे है अभ्यास से है, यानी क्या करेगा, वो अभ्यास करेगा, यानी प्रैक्टिस के थ्रू स्किल डेवलप करेगा। फिर क्या करेगा, प्रिसीजन, यानी सही तरीके से करेगा। पहले तो वो जैसे तैसे बना लेगा, कॉपी करते जाएगा, करता जाएगा, फिर क्या करेगा, उसका अभ्यास करेगा। प्रिसीजन मतलब अब फिर वो करेक्टली करना लग जाएगा। अब क्या करेगा, उसको कंबाइन करेगा, यानी आर्टिकुलेशन। जब आप मल्टीपल स्किल्स को इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या होता है, आर्टिकुलेशन, यानी कंबाइन करना। अब मान के चलो कि वो चाय पीते पीते भी ड्राइंग बना ले रहा है ना, खाना खाते हुए भी ड्राइंग बना ले रहा है, तो ये क्या है, आर्टिकुलेशन, यानी कंबाइन कर रहा है मल्टीपल स्किल्स को। फिर है नेचुरलाइजेशन का मतलब है जब वो ऑटोमेटिक हो जाना, यानी कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा टीवी देखते देखते भी ड्राइंग बना ले रहा है। आपने देखा होगा कार जब आप चलाना सीखते हैं तो शुरू में बहुत डर के सीखते हैं पहले, कि कहीं हमारा क्लच पहले ना दब जाए, कहीं हमारा एक्सीलेटर पहले ना दब जाए। फिर जब सब कुछ हो जाता है तो आप मोबाइल चलाते चलाते भी क्या करते हो, कार चलाएं, सब कुछ क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी नेचुरलाइजेशन हो जाता है, नेचुरली आप चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेप्स। हर किसी के आपको स्टेप्स बिल्कुल मुंह पर रटे होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ईजी स्टेप है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना, या शॉर्ट फॉर्म बना के जब याद करेंगे आप, तो बहुत ईजीली हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।